पिछले टर्न पर हम लोग चर्चा कर रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत के संदर्भ में चालक और अचालक के बारे में। क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर था संधारित्र तथा परावैद्युत, और इसमें हम लोगों ने बात किया था चालक के बारे में, अचालक के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़े भी हैं, क्योंकि हमने भी लेक्चर के माध्यम से आपको जितना जो हो सका ऑनलाइन मैटर अवेलेबल किए हैं। ठीक है, तो साथियों आज उसी के आगे सोच रहे हैं शुरुआत किया जाए। देखते हैं इसके आगे कैसे, मतलब इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करना। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि चाहते हैं कि बस वही पढ़ा दिया जाए जितना एग्ज़ाम में आता है, लेकिन मुसीबत ये होती है कि उतना पढ़ लेने से नहीं होता। जो एग्ज़ाम में आता है उतना जानने के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक अतिरिक्त चीज़ों को हम लोग नहीं सीखते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वो होता क्या है कि अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए कि आप वैद्युत धारा जानना चाहते हैं, तो क्या वैद्युत धारा ऐसे जान जाएंगे? वैद्युत धारा जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है ना। अब आवेश जाने तो हमें जानना पड़ेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर जानेंगे धारा क्या होती है। उसके बाद कहीं जा कर के पता चलता है कि धारा होती क्या है। तो यही बात हम इसमें समझाना चाहते हैं कि आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, यानी अवधारणात्मक विधि के माध्यम से आपको सब कुछ एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन लीजिए एक बार थ्योरी को, आपकी थ्योरी पूर्णतः तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक नहीं, कम से कम 2 या 3 या 4 बार हम बताने का प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि हमारे पढ़ाए विद्यार्थी या हमारे साथी जो भी हैं वो कभी पीछे न रहें। समाज में कहीं खड़े हों तो फिजिक्स के मामले में उनको कोई पीछे न छोड़ पाए। ठीक है ना, वो हमेशा आगे रहें, और यही हमारी अवधारणा रहती है, यही हमारी सोच रहती है कि आप सब आगे बढ़िए और थोड़ा सा प्रयास ये किया करिए कि हमें भी प्रमोट करिए। थोड़ा सा पॉपुलैरिटी आपकी भी आए, हमारी भी आए। सिर्फ आपसे हम क्या मांगते हैं पढ़ाने के बाद? बदले में सिर्फ एक ही चीज़ तो मांगते हैं, एक लाइक दे दीजिए, एक सब्सक्राइब दे दीजिए। अच्छा, हम लोग अध्यापक हैं, हम लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, इस पर लाइक नहीं मिलेगी। अब यही थोड़ा दूसरा होता ना, डांस होता, मूवी होती, तो उस पर हम लोग देते हैं लाइक। तो समाज में काफ़ी परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं समझ रहे हैं कि अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आंख बंद करके हमें सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल, वो किसी का भी चैनल हो। आपके माध्यम से अगर किसी का भी भला हो रहा है या आपके लिए कोई अगर लगातार लगा हुआ है तो आपका भी ये दायित्व है, आपका ये परम कर्तव्य है कि उसके बारे में आप सोचें। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग टॉपिक को अपनी। और टॉपिक हमारी क्या है? टॉपिक हमारी वही है, चैप्टर का नाम है आपका संधारित्र तथा परावैद्युत। और टॉपिक के संदर्भ में पिछले टर्न पर हमने आपसे बात किया था कि क्या होता है चालक। थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहेंगे कल की बात को। चालक के बाद हमने बात किया था अचालक की। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, इसकी तो बात कर ही लिया था। इसके साथ ही साथ साथियों हमने बात किया था कि क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाद एक टॉपिक और आई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा उसको, बद्ध आवेश। क्या बताया था? बद्ध आवेश। हमें बड़ा अच्छा लगता है हमारे साथी जब कमेंट करते हैं सर आप ये टॉपिक में थोड़ा सा फॉल्ट कर गए थे, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझाए थे सर, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बता देते। अच्छा लगता है कि हमारे पुराने विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऑफलाइन तो जुड़े ही थे, ऑनलाइन भी साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए हम भी तैयार रहते हैं कि जहाँ इनकी जैसी हमारी जहाँ सहायता की आवश्यकता पड़े हमें याद करें हमारे विद्यार्थी, हम भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कितना अच्छा व्यवहार है हमारा आपका, और चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। और इसीलिए शिक्षा लाइन में आए हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े रहें।
फिलहाल साथियों चालक के बारे में हम बात कर रहे थे, कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बद्ध आवेश क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर क्या होते हैं। इसके संदर्भ में हमें आपसे चर्चा कर लिया था और आज फिर से दोबारा एक बार चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चालक क्या होता है। चालक के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे कोई एक सिस्टम हो, कोई चालक हो, कोई निकाय हो, है ना, इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे कोई पदार्थ है और पदार्थ में क्या किया जाए, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए। और वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिस्टम है, आप सपोज करिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये कोई एक क्या है, एक धातु है। क्या है, कोई एक धातु है और इसी धातु को हमने क्या किया, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर दिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दिया किसी बाह्य स्रोत के कारण, यानी बाह्य स्रोत की वजह से क्या हो रहा है, इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए। तो होता क्या है कि जैसे ही इस बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित होना शुरू करेगी इस चालक में, तो होता क्या है साथियों कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगते हैं, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जब गति करना शुरू कर देते हैं साथियों, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या करता है, आवेश को ले जाता है। ठीक है, आप सभी पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के चार्ज को ये क्या करता है, ढोता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसको आवेश दिया जाता है, जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र देने के बाद ही हम देखते हैं कि इसमें जो है अत्यधिक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अत्यधिक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक का मतलब क्या होता है साथियों, ढेर सारा। आवेश आप जानते हैं, वाहक का मतलब ले जाने वाला। जैसे वाहन होता है, वाहन किसी भी चीज़ को क्या करता है, तो वो भी ले ही जाता है किसी चीज़ को। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके की जो भी बातें हैं वही आपको समझना और सीखना रहेगा। तो हम क्या बता रहे हैं, अत्यधिक आवेश वाहक के बारे में, कि अत्यधिक आवेश वाहक कैसे उत्पन्न होते हैं किसी चीज़ में। तो अत्यधिक आवेश वाहक तब उत्पन्न होंगे किसी चीज़ में जब इनको क्या किया जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जैसे ही दे दिया जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के देते ही क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में अत्यधिक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। और जब अत्यधिक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाएंगे तो इसी को बोला जाएगा चालक। क्या बोला जाएगा, चालक बोला जाएगा। इसी को कंडक्टर बोला जाता है। और अब आप इसे जान गए हैं चालक क्या होता है। एकदम आसान सी बात, कुछ है ही नहीं जिसमें समझ में ना आए, है कि नहीं। अब इसी तरीके से चालक के बाद हमने आपको क्या समझाया, जैसे चालक हुआ, आप इसकी एक परिभाषा और बता सकते हैं। एक तो ये है ही कि जब किसी पदार्थ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है तो अत्यधिक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है ना। अब दूसरी परिभाषा क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा उत्पन्न हो जाए, जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चालक बोल देते हैं। एकदम सामान्य सी बात है और यही आपको समझना रहता है। इसके बाद हमने आपको बताया था अचालक के बारे में। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अचालक क्या होते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना लगी रहती है। चालक, अचालक, अर्धचालक, इन सभी पर प्रश्न बनता रहता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अचालक क्या होते हैं साथियों, अब इस पर बात कर लेते हैं। बैड कंडक्टर, अचालक किसे कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा अचालक क्या होता है।
अचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचालक कहा जाता है। अच्छा, जैसे कई बार हमसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सर ये बताइए कि जो अचालक होता है, अचालक क्यों कहा जाता है इन्हें? आखिर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या कारण है कि धारा नहीं उत्पन्न होती है इसमें? ठीक है, तो इन सभी बातों को भी हमें जानना रहता है कि आखिर धारा क्यों नहीं उत्पन्न होती है अचालकों में। दरअसल होता क्या है, जो अचालक होते हैं, अचालक का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी प्रतिरोधकता इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही नहीं चाहता है। और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ही नहीं तो धारा कहाँ से उत्पन्न होगी? आप ही लोग सोचिए। जब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा है उस पदार्थ विशेष में, तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? प्रतिरोधकता उसकी ज़्यादा है। जब प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसमें गति नहीं कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर गति नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान नहीं हो पाए तो उसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। सिर्फ इतनी सी बात है। और अब आप लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। तो साथियों, अब और अच्छे से इसको समझ लेते हैं अचालक के बारे में। अचालकों में जैसे हमने कह दिया अभ्रक, क्या नाम ले लिया? अभ्रक। अचालकों में हमने नाम ले लिया रबर का। अचालकों में हमने नाम ले लिया लकड़ी का। अचालकों में हमने नाम ले लिया कांच का। इस तरीके से और भी तमाम चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक है जैसे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या होती हैं? तो इन सब को कहा जाता है अचालक। फिर वही बात, अचालक क्यों कहा गया इनको? तो क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण इसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है। और जब धारा उत्पन्न नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे? अचालक की श्रेणी में रखे जाएंगे या वर्गीकृत किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसी के बाद अगली टॉपिक कैसे कनेक्ट करेंगे हम? जैसे चालक हो गया, अचालक हो गया। चालकों और अचालकों के बाद भी एक टॉपिक और होती है, ठीक है। चालक और अचालक के अलावा क्या होता है, जैसे हमने एक बार इसी में बात किया था आपको पढ़ाते समय, क्या था वो था मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो हमने आपको समझाया भी था मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु के अंतिम कक्षा से क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब परमाणु से जब पूरी तरीके से जब स्वतंत्र हो जाएंगे, जब स्वतंत्र होंगे तो इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है। और बद्ध आवेश के बारे में बात किया था कि बद्ध आवेश का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है। ये समय के सापेक्ष इनकी साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने ही स्थान पर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है बद्ध आवेश। ठीक, इस तरीके से इतना बात आपसे क्लियर किए थे। और इसी के बाद आपको हम वैद्युत धारिता वाली टॉपिक पढ़ाने चल रहे थे। साथियों, क्या पढ़ाने चल रहे थे? वैद्युत धारिता। टॉपिक थी वैद्युत धारिता की अवधारणा। तथा परिभाषा। अभिधारणा और परिभाषा दोनों पे चर्चा करना रहेगा हमें, ठीक। बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है वैद्युत धारिता और उसकी परिभाषा क्या होती है। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं चर्चा। अब पढ़ तो रहे हैं आप लोग आवेश पता ही है, चार्ज क्या होता है ना। चलिए बताइए आप लोग क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है। पिछले टर्म पर आप लोग हमने बताया था, और बताया क्या था कि जैसे कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, तो चालक की
अगर वैद्युतधारिता पता करना है तो चालक की वैद्युतधारिता होती क्या है, पहले तो हम लोग इसी पर बात करने लगते हैं कि चालक की वैद्युतधारिता क्या होती है। तो चालक की जो वैद्युतधारिता होती है वो उस चालक के आवेश के संग्रहण करने की माप को कहते हैं। जैसे कोई सिस्टम है, इसकी धारिता आपको पता करना है, तो जितना ज़्यादा ये आवेश को धारण कर ले रहा है, जितना ज़्यादा आवेश को संग्रहण करने की इसकी क्षमता है, वही इसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत धारिता कहलाती है। संभवतः आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर वैद्युत धारिता क्यों नाम पड़ा। वैद्युत को जितना ये धारण करे, वैद्युत को धारण करने का मतलब साथियों वैद्युत आवेश को जितना धारण करे। सपोज करिए कि ये कोई लोहा है या कोई मेटल है। अगर ये मेटल है तो क्या होगा, इसमें हम आवेश को जैसे ही प्रवेश कराएंगे तो आवेश इसमें संग्रहित होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा इसमें संग्रहण होगा आवेश का, वही इसकी धारिता हो जाएगी। यानी कि वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की जो माप होती है वही है वैद्युत धारिता, और कुछ अलग नहीं है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी ना। इसके बाद आप लोग को एक बात और बताए थे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे कोई चालक है, चालक को अगर आवेश दिया गया तो आवेश को जैसे ही चालक दिया जाएगा तो वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे जैसे उसमें आवेश देते चले जाएंगे, जैसे कोई सिस्टम है, कोई पदार्थ है, उसमें जैसे जैसे हम आवेश देते चले जाएंगे उसमें वैसे वैसे क्या होगा, वैद्युत विभव बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वैद्युत विभव वैद्युत आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो वैद्युत आवेश पर निर्भर करता है। हमारी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। वैद्युत आवेश जितना बढ़ाते चले जाएंगे वैद्युत विभव उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसी रेशियो में, उसी अनुपात में वैद्युत विभव बढ़ेगा। अगर आवेश खत्म तो वैद्युत विभव भी खत्म, अगर आवेश बढ़ेगा तो वैद्युत विभव भी बढ़ेगा। और साथियों इसी को तो हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अनुक्रमानुपाती का यही तो चिन्ह होता है। आवेश को हम किससे दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं आवेश को Q से। साथियों और अगर इसमें बात करें तो वैद्युत विभव को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। देखिए कितनी आसानी से हम लोग जानेंगे वैद्युत धारिता क्या होती है। अब आप क्या करें, यहाँ से Q बराबर निकालेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये C हो जाएगा और ये V हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे क्या करिए, यहाँ से आप जैसे C बराबर प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा, ठीक है। और यही C क्या है, वैद्युत धारिता है। अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर C क्या है, C एक्चुअल में एक नियतांक होता है। C क्या है, C एक कांस्टेंट है, C इज अ कांस्टेंट, एक नियतांक है। बात समझ में आ रही है। और जिसका मान, यही जो C है, जो नियतांक है, इसका मान किस पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहीं पर समझना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ पर नियतांक C किस पर निर्भर करता है या किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बहुविकल्पी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो साथियों जो C है, यहाँ पर जो नियतांक है C, वो चालक के आकार पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करेगा, ये जैसे एक कोई सिस्टम रखा हुआ है तो समीपवर्ती माध्यम तथा उसके पास अन्य चालकों पर भी निर्भर करेगा। हम लिख करके भी बता देंगे, पहले समझ लीजिए। यानी इसके समीप कैसा माध्यम है या अन्य चालक, जैसे एक चालक है, ठीक है, तो एक चालक में वैद्युत धारिता है, एक चालक में हम C की बात कर रहे हैं, तो ये C किस पर निर्भर करेगा, ये वैद्युत धारिता किस पर निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी अपने पास उपस्थित अन्य चालकों पर, ये निर्भर करेगी अपने समीप के माध्यम पर, ठीक है ना, ये निर्भर करेगी चालक के आकार पर। उम्मीद है इतना समझ में तो जरूर आया होगा। हम लिख करके आपको समझाएंगे कि आखिर ये C किस पर निर्भर करता है, आखिर ये वैद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है।
एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सारी बातों को दोबारा बताएंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमें यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोई टॉपिक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए या आपको ना आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारा पढ़ाना तो व्यर्थ हो गया फिर। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। फिलहाल हमने बताया आपको कि जो Q है वो निर्भर करता है V पर, यानी V जो है वो निर्भर करता है Q पर, और यहाँ से आ जाएगा Q बराबर CV, और फिर यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें तो C बराबर हो जाएगा Q/V। फिर हमने बताया C क्या है, C एक नियतांक है जो किस पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर, ठीक है, चालक के आकार पर तथा निकटवर्ती अन्य चालकों पर क्या करता है, निर्भर करता है कि नहीं है। और इसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बताइए, आपको अब क्लियर हुआ? एक एक टॉपिक को डिटेल कर दिया जाएगा, बस आप सहयोग में रहें। आप बस बताएं कि हमें आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आता जाएगा, हम आपको पढ़ाते जाएंगे, नहीं आएगा आप बताते जाइए, ठीक है। लगातार पढ़ाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो साथियों, हमने पहले क्या बताया, तो हमने पहले आपको ये समझाया कि जो ये Q होता है वो Q पर ही निर्भर करता है वैद्युत विभव V, और यहाँ से जब ये